ओके। आज का टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हीट क्या चीज है। हीट है ना, इसको हम बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एक एनर्जी है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक रूप है, एनर्जी की फॉर्म है जो एक बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर होती है। और क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन होता है डेल्टा टी। तापमान का बदलाव ही हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करती है। और जो हीट है ना, इसमें इसमें कोई दिशा नहीं होती, नो डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ऑल राइट, और इसका डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी है तो m1 L2 T-2। ओके, और SI यूनिट क्या होगी, जूल। ओके, सो अपन है ना, अगर पता करें कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जो वर्क डन क्या है टू प्रोड्यूस हीट, तो वो ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन या मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन W। ओके, कहने का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे, अगर मैकेनिकल एनर्जी को वर्क भी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को वर्क भी कहते हैं। अगर मुझे मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है हीट में, हीट बनानी है, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी या वर्क डन है अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड, उस काम के सापेक्ष कितनी हीट पैदा हुई, इसका जो रेशियो है ना, दिस रिमेन्स ऑलवेज सेम एंड कांस्टेंट, इक्वल टू जे। जे क्या है, जे अपना मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। सो इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं कि जे क्या है, एक कांस्टेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो कहीं ऐसे आए W अपॉन क्यू ही, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं हीट प्रोड्यूस्ड को, इक्वल टू जे। तो वर्क डन क्या होगा, जे और Q दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टेम्परेचर क्या चीज़ है। टेम्परेचर क्या करता है, इट डिटरमाइंस फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्लो, एनर्जी ऐसे फ्लो कर रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। सो टेम्परेचर डिटरमाइंस द एनर्जी फ्लो बिटवीन टू बॉडीज, वन बॉडी टू अनदर, व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ऐसे अगर कोई दो बॉडीज है ए एंड बी, तो इनके बीच में कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, वो फ्लो ये डिटरमाइन करता है। और टेम्परेचर का जो SI यूनिट है ना, वो होता है केल्विन। ओके ओके, अब बात करते हैं कि थर्मोमीटर क्या चीज़ है। थर्मोमीटर क्या चीज़ है, थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई यंत्र है जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए यूज होता है। तो एक टेम्परेचर मापने के लिए, मेजरिंग
टेम्परेचर मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, और ये दो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट पे काम करता है। एक को बोलते हैं आइस पॉइंट, ओके, कोल्डेस्ट पॉइंट, जहाँ कोल्ड पॉइंट जो होता है उससे, और एक लेते हैं स्टीम पॉइंट। रेंज होती है कि मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड, ऐसे हम अगर किसी सवाल में ले तो इसे मान लीजिए नीचे वाला ये है 0 डिग्री आइस पॉइंट और 100 डिग्री जो है स्टीम पॉइंट, 100 डिग्री। तो कुछ हमारे पास है ना स्केल्स ऑलरेडी पड़े हैं ऑफ टेम्परेचर। ओके, लेट मी यूज डिफरेंट पेन। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ऑलराइट। इसमें एक टेबल बनाते हैं। कहाँ बन रही है? कहीं तो बन रही है। चलिए, अभी बना नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही काम लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल ऐसे ही बना लेते हैं, या स्केल ले लेते हैं, या आइस पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं स्टीम पॉइंट। ओके, ये हो गया यूनिट। तो सबसे पहले स्केल जो है हम लेते हैं सेल्सियस, इतना डिग्री सेंटीग्रेड जो बोलते हैं, तो ये यूनिट क्या होगी? डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हम आइस पॉइंट है ना 0 से स्टार्ट करते हैं, और 100 डिग्री इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट। दूसरा है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ओके, ये है ना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, और इसको हम फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं एफ़। और कितने पे ख़त्म होता है? 212 पे। थोड़ा ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखने लायक चीज़ें हैं। ओके, लास्ट में एक चीज़ और आती है केल्विन, जिसका के जो है यूनिट है, और 273.15 डिग्री ये क्या है? आइस पॉइंट, और 373.15 जो है आइस पॉइंट है। ठीक है ना? देखो, सेल्सियस और केल्विन में एक सिमिलैरिटी है, इन दोनों के बीच में ना 100 डिग्री का फ़र्क है, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में। इसमें भी 100 का फ़र्क है, आई थिंक 212 में और 32 में, 11 में से 3 गए तो 8, 180 डिग्री का ये फ़ारेनहाइट का फ़र्क है। तो अब है ना, एक आपने बचपन में देखा होगा रिलेशन की, सेंटीग्रेड दिया हो तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेंटीग्रेड में कैसे फ़र्क कन्वर्ट करते हैं। तो रिलेशन हम ढूंढ लेते हैं, रिश्ता ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहले स्केल लेते हैं कि क्या क्या स्केल है, ठीक है, और फिर देखेंगे कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, स्टीम और आइस पॉइंट के बीच में। तो इससे में इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि अगर चौथा कोई दूसरा स्केल आ जाए तो उसमें यही करना है कि यहाँ पे उसका सिंबल अननोन आइस पॉइंट अपॉन स्टीम माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू, अब क्या आ गया? फ़ारेनहाइट। एफ अननोन हो गया, और ये 32 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री को हटा देते हैं, है ना। अच्छा, ऐसे भी हट जाएगा। ओके,
ऑलराइट, तो अब इसमें क्या आएगा, देखो 212 माइनस 32, ठीक है। इधर केल्विन वाला के माइनस स्टीम पॉइंट 273.5 अपॉन, अब मैं दोनों में लिख दिया तो आपको याद रह गया होगा, यहाँ पे भी डिफरेंस लिख रहा हूँ 373.15 से 273.15 निकाल रहा हूँ। तो इधर देखो ये संख्या क्या आ रही है, इधर c माइनस 0 मीन्स c अपॉन 100, f माइनस 32 अपॉन 180, की माइनस 273.15 अपॉन 100। देखो 0 0 सब में कट रहा है, 2 का भाग इसमें 5 बार, इसमें 5 बार, इसमें 9 बार, तो रिलेशन देखो ऐसा बन गया था c/5 अब इक्वल टू ओके। तो ये एक रिलेशन अपने पास निकल के आ गया। तो इन जनरल क्या होगा, इन जनरल कोई सवाल आ जाए तो उसमें ऐसे लिखना है, टेम्परेचर अगर मान लो कोई अननोन है तो टेम्परेचर एक्स, टेम्परेचर ऑफ एक्स वुड बी, ये अननोन हो गया, टेम्प ऑफ आई मीन टेम्परेचर ऑफ एक्स माइनस आइस पॉइंट ऑफ एक्स अपॉन स्टीम पॉइंट ऑफ एक्स माइनस आइस पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ एक्स माइनस आइस पॉइंट ऑफ, सॉरी यहाँ वाई आएगा राइट, ये क्या होगा, स्टीम पॉइंट ऑफ वाई माइनस आइस पॉइंट ऑफ एक्स, सॉरी वाई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। ओके, सबसे पहले एक्सपेंशन क्या होता है कि कोई चीज़ का आकार बढ़ जाना, बड़ी हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो चीज़ सिकुड़ जाना, उसका आकार छोटा हो जाना, ठीक है। तो एक्सपेंशन के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ऑलमोस्ट एवरी बॉडी एक्सपेंड्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा ना तो वो बॉडी एक्सपैंड करती है। आई मीन एनी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, कूल करेंगे, ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके, कोई भी पदार्थ उसको अपन ने हीट किया तो वो एक्सपेंड करेगा, कोई भी पदार्थ अगर उसको हमने कूल किया, ठंडा किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ना। ओके, अब हम बात करते हैं कि कोई सॉलिड है, ठीक है, उसका थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है। थर्मल एक्सपेंशन
ऑफ सॉलिड्स। देखो कितने टाइप के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं पहले तो ये देखते हैं सॉलिड में। एक तो होता है लीनियर एक्सपेंशन, ओके। तो इससे देखते ही एक चीज़ समझ में आती है कि लीनियर मतलब जो एक्सपेंशन होता है ना थर्मल, वो लेंथ के या सिंगल डिमेंशन के अलोंग होता है। अलोंग एक्सपेंशन जो है अलोंग सिंगल डिमेंशन हो रहा है। एक डिमेंशन में, जैसे अपने होता है 3D लेते हैं तो एक्स वाई जेड, तो मान लीजिए एक ही दिशा में उसका एक्सपेंशन हो रहा है। इधर इस साइड से कोई रॉड है या कोई पदार्थ है, एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ रही है, या फिर जी इस दिशा में एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर वाई दिशा में एक्सपेंशन हो रहा है, किसी भी डिमेंशन में हो रहा है, बट सिंगल डिमेंशन की बात हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट, अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन विच इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। देखो ऐसे सवाल है ना नीट में और जेई मेन में आ जाते हैं कि सुपरफिशियल, ये क्या कि ये जो नेम है ना किसी से इसको हम कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो दूसरा इसका नाम होता है एरिया एक्सपेंशन। ओके, तो एरिया से समझ में आता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू मान लीजिए ब्रेड्थ होता है, लंबाई चौड़ाई, राइट। तो क्या कह सकते हैं कि जो थर्मल एक्सपेंशन जो है वो दो दिशा में हो रहा है, अलोंग टू डिमेंशंस। ओके, अच्छा एक चीज़ हम इसमें भूल रहे हैं, एग्जाम्पल देना। तो अगर मुझे एग्जाम्पल देना है लीनियर एक्सपेंशन का, तो मैं क्या दे सकता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मेरे पास मान लीजिए एक रॉड है, लोहे की रॉड, उसकी लेंथ L है, तो उसका एक दिशा में लीनियरली थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। लीनियर टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लीनियर एक्सपेंशन है। तो इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल लेंथ लेट्स से L डॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, और एल्फा। सो फॉर्मूला क्या हो गया, L इक्वल टू L डॉट एल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, एल्फा। एल्फा क्या होता है, एक कोफिशिएंट होता है। किसका कोफिशिएंट है, वो लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर चेंज। और एल्फा क्या हो जाएगा, एल्फा इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L नॉट डेल्टा टी। ओके, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, हम देखेंगे कि जो L नॉट जो थी ना, वो एक इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ थी रोड की। ओके, लेट्स से LF जो है वो फाइनल लेंथ है आफ्टर एक्सपेंशन।
ओके, तो एल एफ क्या होनी चाहिए, एल नॉट प्लस डेल्टा एल कि कितना चेंज आएगा, डेल्टा एल की वैल्यू क्या लिखी है, एल नॉट यहाँ से, तो डेल्टा एफ सॉरी एल एफ क्या होगा, एल नॉट को मैं अगर बाहर निकाल लूँ तो 1 प्लस एल पर डेल्टा टी। सिमिलरली ये जो अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन का, तो क्या आएगा, एक बीटा कोफिशिएंट ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, तो होगा डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी। वही भाई डेल्टा ए क्या था, ए नॉट बीटा डेल्टा टी, इसी से मैंने बीटा निकाला है। ठीक है, तो जो फाइनल एरिया क्या होना चाहिए वो इसी तरीके से जैसे हमने ये यूज़ किया है, ए नॉट बार आ गया ओरिजिनल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन। थर्ड टाइप जो है वो देखो लेंथ वाला हो गया, एरिया वाला होगा। अब तीनों डायरेक्शन देखनी है तो वॉल्यूम और क्यूबिकल, क्यूबिकल से समझ में आता है। ऑलराइट, तो इसका जो कोफिशिएंट होता है ना वो हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम एंड डेल्टा टी, राइट। तो अपन ने क्या आया, डेल्टा वी के लिए वी नॉट गामा डेल्टा टी, तो वी फाइनल क्या होगा, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये तो फॉर्मूला काफ़ी याद होने जैसा हो गया है। अब देखो हम चाहें ना तो कुछ रिलेशन भी निकाल सकते हैं एल्फा गामा और बीटा के बीच में। तो देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, हम रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एल एफ क्या था, एल एफ था कि ओरिजिनल लेंथ, जस्ट सेकेंड, वन पेन दूसरा चूज करते हैं। ओके, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी था और एरिया फाइनल था ए नॉट राइट। यहाँ पे ए नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, 1 प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। कैसे, देखो ये लेंथ है और लंबाई चौड़ाई ये है, तो एरिया क्या होगा, यही लेंथ है और यही ब्रेड्थ है, लंबाई एंड चौड़ाई, तो एरिया इसको मान लो पूरा एल मान लो, इसको और एल से गुणा करोगे दोनों का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो देखो अगर डेल्टा टी है ना टेंड्स टू 0 हो
एरिया फाइनल क्या बनेगा, एल स्क्वायर 1 प्लस 2 यहाँ आ जाएगा इसके सामने 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, चूंकि एरिया इनिशियलाइजेशन जो इनिशियल एरिया था ना ओरिजिनल वो था एल स्क्वायर, क्योंकि एल नॉट जो थी मान लो एल थी। ठीक है ना, तो अब अपन क्या करते हैं ना, इस चीज़ को देख थोड़ा गौर से देखते हैं। तो एल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट या ए, चलो ए लिख देते हैं, प्लस 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल। अब आप देखिए, अब हम एक चीज़ पता करने की कोशिश करते हैं। अब बीटा का रिलेशन कैसे लेके आए हैं, ठीक है ना। बीटा का एक फॉर्मूला देख के आओ, देखो बीटा का फॉर्मूला ये था, इधर, ठीक है, एक ए एरिया इक्वल टू ए नॉट या जो भी, ये फॉर्मूला था, करेक्ट। तो ए नॉट दोनों में सेम समझ लो या फिर ए समझ लो, एक ही बात है। तो दोनों को बराबर कर लो, इन दोनों को, क्योंकि दोनों ए फाइनल के बराबर है। तो ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, इधर से ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ए नॉट से तो ए नॉट गया, 1 से 1 जाएगा, तो यहाँ बचा 2, और डेल्टा टी से डेल्टा जाएगा, डेल्टा टी जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा में क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, एक नोट डाउन कर लो। ओके, सिमिलरली अगर हम गामा का रिलेशन निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। वॉल्यूम फाइनल इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ओके, ठीक है, तो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी जो है ओके, जस्ट सेकेंड, जो एल्फ जो गामा है ये 3, अच्छा यहाँ पे क्या था, एक फॉर्मूला होता 1 प्लस गामा डेल्टा टी, राइट। जो 3 अल्फा डेल्टा टी है ना, वो गामा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा, और एल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2। तो अब अपन ऐसे रखें अल्फा बीटा गामा, तो ये फॉर्मूला बन के आएगा एल्फा बीटा बाई 2, एल्फा और गामा में, और गामा बाई 3। ठीक है ना, ऑल राइट। एक्चुअली ये क्यों आ रहा है, देखो गामा इक्वल टू क्या हो रहा है, अगर इन दोनों को बराबर रखें 3 अल्फा, और इन दोनों को बराबर रखें बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, करेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो हमने सॉलिड में चीज़ें देख ली, अब अपन देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड।
तो लिक्विड्स डू नॉट हैव लीनियर और एरिया और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ऐसे लिक्विड मान लो किसी कंटेनर में भरा है, तो ऐसा नहीं हो कि इसकी एक डायरेक्शन में कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, उसके ना वॉल्यूम में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन की इधर हम बात करेंगे, ठीक है ना। सो एक टॉपिक आता है कि कोफिशिएंट ऑफ एपेरेंट, इस वर्ड पे ध्यान देना, ये आभास हो रहा है इनको। एपेरेंट एक्सपेंशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा ए से। गामा ए इक्वल टू एपेरेंट कितना उसको लग रहा है एक्सपेंशन इन वॉल्यूम अपॉन वी इनिशियल, वॉल्यूम जो इनिशियल है, इंटू डेल्टा टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा एल ए डेल्टा वी एपेरेंट अपॉन वी आई इंटू डेल्टा टी, करेक्ट। और रियल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होगा रियल एक्सपेंशन होता है गामा आर। गामा आर इक्वल टू रियल एक्सपेंशन अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। ओके, तो ये तो लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो पानी है ना, उसके बारे में बोला जाता है कि वो ना एनामोलस बिहेवियर करता है बाकी लिक्विड से। एनामोलस की अपवादजनक, एनामोलस और एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, मैंने वाटर पहले लिख दिया। तो इसमें क्या होता है ना, एक डायग्राम से समझते हैं। 0 डिग्री है इधर, और इस एक्सिस पे डेंसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं। इधर डेंसिटी बढ़ रही है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक कहीं 4 डिग्री का हम एक पॉइंट ले लेते हैं। कहते हैं कि ये 4 डिग्री पे ना, इससे पहले जब तापमान बढ़ाते हैं तो इसकी डेंसिटी बढ़ती है, जो कि सही नहीं है। डेंसिटी बढ़ना मतलब इसके मॉलिक्यूल जो है और पास में आना एक दूसरे के, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, उसकी डेंसिटी कम हो रही है। जबकि एक्सपेंड करना का मतलब क्या होता है कि एक ये जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था। कि भी हीट कर रहे हो, तो हमने क्या बोला कि ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हीट करने पर एक्सपैंड करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो अपना वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर रहा है 4 डिग्री तक। लेकिन जैसे 4 डिग्री आता है, ये अपना नॉर्मल बिहेवियर अपना लेता है। तो ये जो एरिया है ना, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। याद रखना 4 डिग्री तक ये अप्लाई करता है, ये अपवाद, ठीक है ना। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। देखो, गैस की कोई ना डेफिनिट शेप नहीं होती, नो डेफिनिट शेप। ओके, इसकी कोई डेफिनिट शेप नहीं होती।
तो क्या होता है कि इसमें ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है, लीनियर और एरिया का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि कोई शेप ही नहीं है, तो क्या वन डिमेंशनल और टू डिमेंशनल एक्सपेंशन होगा। तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो अब वॉल्यूम है ना, एक तो देख लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इसका हम कोफिशिएंट लेते हैं, तो इसका आता है एल्फा इक्वल टू डेल्टा वी, मतलब जो प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा पी जीरो, ठीक है। तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है डेल्टा वी अपॉन वी नोट अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब वही चीज अगर मैं ऐसे लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, गैस में प्रेशर एक्सपेंड हो रहा है और हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है वॉल्यूम को, इस बार डेल्टा वी जीरो है, तो जो बीटा है कोफिशिएंट डेल्टा पी अपॉन पी वन अपॉन डेल्टा टी, फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, वी की जगह पी लिख दिया हमने। ऑल राइट, तो ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। अब आगे हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या चीज है, देखो स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी है ना, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट quantity of heat required to raise temperature of unit mass, यूनिट मतलब एक, 1 ग्राम, 1 kg, समथिंग लाइक दिस, 1 लीटर, ठीक है ना, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ, बाई 1 डिग्री, 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, वो क्या होगी, अमाउंट, कितनी हीट चाहिए अपॉन कितना मास है, और देखो ये जो यूनिट यूनिट चीजें होती है ना, वो भाग लगती है, मतलब अपन कहते हैं ना कि पर यूनिट समथिंग लाइक दिस, वो लगता है नीचे आती है डिवाइड, ओके। तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट, जहां पे भी स्पेसिफिक हीट आए वहां बोल देना है कि the quantity of heat required to raise the temperature of a unit mass of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब इसकी SI यूनिट क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। हीट क्या होती है, एनर्जी, नीचे क्या है, मास और टेम्परेचर, तो होगा एनर्जी हो सकती, एनर्जी कहते हैं हम जूल से, मास किलोग्राम -1 क्योंकि नीचे है, टेम्परेचर किलो केल्विन -1, अगेन ये बट्टा में है। तो कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट है ना, इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और अंडर सर्टन और पर्टिकुलर situations it can have negative value to
ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो एक फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C इक्वल टू एम इंटू एस। ये फॉर्मूला आपके कहीं पे भी डायरेक्ट सवाल का कारण बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या चीज़ है? मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। मोलर हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है? मोलर हीट कैपेसिटी है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature of a unit mole of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट में क्या था कि यूनिट मास को, यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यहाँ क्या है, टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। तो मोलर की जगह अपन क्या आ रहा है, मोल। मोल भी एक तरीके की इकाई है जो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise temperature of a unit mole of substance। कोई पदार्थ लो, उसकी 1 मोल मात्रा ले लो और उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा दो, जितनी हीट लगेगी उसी को हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cm से, Q अपॉन म्यू डेल्टा टी या फिर N डेल्टा टी, ठीक है ना। तो जनरली फॉर गैसेस 2 molar heat capacities are very common. One like molar heat capacity at constant pressure Cp and दूसरी है constant volume Cv। ऑलराइट, अब हम देखें कि एक गदर टॉपिक आने वाला है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला भी हो सकता है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। देखो, इसको वर्ड बाई वर्ड पढ़ने की कोशिश करो। ऐसा लग रहा है कि वाटर इक्विवेलेंट की पानी एक पदार्थ की मात्रा के बराबर, कैसा है? अगर ये लाइन समझ में आ गई ना तो पूरा चैप्टर, मतलब ये टॉपिक ही समझ में आ गया कि हमें इतना पानी लेना है कि किसी सब्सटेंस की मात्रा के बराबर। तो हम इसको है ना एक डायग्राम से समझते हैं। मैंने एक पट्टी चढ़ा दी, कंटेनर, ठीक है। किस पे चढ़ा दी? आग पे। कोयला डाल दिया, ये लकड़ियां डाल दी, ये भट्टी में लगा दी आग, और इसको कंटेनर को बोल लीजिए कैलोरीमीटर या जो भी है। इसमें पानी है भरा, ब्लू वाटर, पानी भरा हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है कि हम जब आग लगाएंगे ना यहाँ भट्टी के नीचे, सबसे पहले आग कौन पकड़ेगा, कौन गर्म होगा? ये तपीला या जो भी पतीला होता है ना, ओके, वो पकड़ेगा, डायरेक्ट पानी नहीं पकड़ेगा। तो पतीले का जो हम जितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देना, कैसे बढ़ा सकते हैं? मास ऑफ पतीला और कंटेनर इनटू स्पेसिफिक, आई मीन
इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक हीट राइट ऑफ कंटेनर। इसका अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूं, ये क्या है, रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री ऑफ कंटेनर। ये सब्सटेंस ना, इसको याद रखो, कंटेनर है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, जो कि पानी के मास के, जो पानी है उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ा दे। देखो पानी गर्म कब होगा, जब ये पतीला गर्म होगा। तो कह रहा है कि पानी को जितनी हीट लगती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वही उतनी हीट दूं कि कंटेनर भी अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा ले। मतलब इसको फॉर्मली मैं ऐसे बोलूंगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ किसके बराबर, सर्टन अमाउंट ऑफ substance is defined as which when replaced by the substance requires the same amount of heat for the same rise in temperature। मतलब दोबारा पढ़ लेता हूँ, इसको मैं लिखवा देता हूँ कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर। उस पानी को अगर मैं किसी सब्सटेंस से रिप्लेस कर दूं और उतनी ही एनर्जी मुझे लगे उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। मतलब मैं पानी ले रहा हूं कुछ 1 किलो, ठीक है ना, 1 लीटर ले लिया, उसको मैंने गर्म किया, ठीक है, मैंने देखा कि इसमें हीट आ रही है H, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि इतने मात्रा के पानी को मैं सब्सटेंस का सर्टन अमाउंट में उठा लूँ कि भाई ये 10 किलो का कंटेनर है, उसका 100 ग्राम या 2 kg सब्सटेंस को उठाया और उसको हीट दी, तो टेम्परेचर मान लो 1 डिग्री बढ़ गया, सेम राइज ही हुआ, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि 2 kg ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर, इसको कहते हैं। मतलब आप किसी पदार्थ का कुछ हिस्सा उठाओ, मान लो सर्टन m kg है ना, वो m वाटर के बराबर उसको तब बोला जाएगा जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट दी जाए और सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज हो। तो इसलिए हमने लिखा था कि भाई कंटेनर का मास, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 डिग्री राइज करने के लिए इंटू 1 डिग्री इक्वल टू, ये क्या लिख दिया, पानी का मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हमें ज्ञात क्या करना था कि वाटर इक्विवेलेंट MW वुड बी इक्वल टू MC SC अपॉन SW, यहाँ गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो MW तो आपको समझ में आ गया क्या है, वाटर इक्विवेलेंट किसका, ऑफ सब्सटेंस हुज मास इज, इसका मास क्या है, इज M।
सी, ठीक है ना। और एस ऑफ कंटेनर इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर और सब्सटेंस। एस डब्ल्यू क्या है? ये है वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ठीक है। अब हम आगे एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, सॉरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, कैलोरीमीटर। सॉरी, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होती है, किस चीज़ की ये स्टडी है? एक्चुअली कैलोरीमेट्री किसको बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ हीट को हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि जब एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाई है, धुआं धुआं निकल रहा है, इसको मैं अनदर बॉडी जो लोअर टेम्परेचर पे ला रहा हूँ, उसमें मान लो आइस क्यूब पड़े हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं, अगर यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है या हीट कम है, तो कांटेक्ट में लाएंगे, जितनी हीट लॉस होती है ना इस ए बॉडी से, विच वुड बी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय बी, हीट लॉस बाय ए इक्वल टू हीट गेन बाय बी। इसमें अजम्पशन ये लिया जाता है कि नो हीट इज एस्केप्ड टू सराउंडिंग्स, कि सराउंडिंग में जो है ना वातावरण में, उसमें कोई हीट का लॉस न हुआ है, नहीं हुआ है, नो लॉस। तो एक बॉडी जो अपनी हीट लूज कर रही है, तो दूसरी बॉडी जो है हीट गेन कर रही है, तो दोनों इक्वल होगी मात्रा में, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए टेम्परेचर जो है चेंज है डेल्टा टी, तो अपने को ये पूछ ले कि हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या है, कितनी हीट एक्सचेंज हुई दो बॉडीज में, ठीक है ना। वो होती है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो एज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, इट मीन्स हीट इज टेकन बाय द बॉडी, अदरवाइज गिवन आउट बाय द बॉडी। ओके, सो यहाँ m क्या है? ये होता है मास ऑफ सब्सटेंस। s क्या है? हम बता चुके हैं, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, तो ये चेंज ऑफ स्टेट क्या है? ओके, व्हेन वी सप्लाई हीट और एनर्जी टू ए बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, then the energy consumed by the body is used up in changing its phase, and the process is called change of state. Change of state means, मान लो बर्फ है, आइस, वो 0 डिग्री पे है, इसको मैं हीट देता जा रहा हूँ, लेकिन ये 0 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है इसका टेम्परेचर, मान लो 1 2 समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि बर्फ जो है, आइस, अपनी फेज बदल के क्या हो रहा है, ये लिक्विड वाटर में जा रही है, सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट सॉरी एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं,
तो टेम्परेचर राइज नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि सब्सटेंस और बॉडी इज चेंजिंग इट्स फेज बाय यूजिंग द एनर्जी, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। अच्छा, तो ये लेटेंट हीट क्या चीज़ है? In case of phase change, heat is consumed during melting. मेल्ट होना, क्या? कोई सॉलिड से लिक्विड में जब हीट, जब फेज चेंज हो रहा है किसी बॉडी का, तो हीट क्या होता है, वो मेल्टिंग के टाइम हीट कंज्यूम होती है, एंड बॉइलिंग के टाइम भी। मान लो वाटर से गैस बन रहा है, वेपर बन रही है, और जब, लेकिन जैसे ही गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, जैसे कहते हैं हम फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कब होता है? लिक्विड से सॉलिड बनता है, जैसे पानी से आइस बन गई, लिक्विड से सॉलिड, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और वेपर से, गैस से लिक्विड बनना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। दो तीन चीज़ें आप ध्यान रख लो। फ्रीजिंग तो सब समझ में आता है कि आइस बन जाता है, फ्रीज हो जाती चीज़ें। कंडेंसेशन का मतलब होता है ओस आना, मतलब गैस है हवा में और वो पानी में बदल जाता है। तो तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना, तो उसमें हम कोयला जलाते हैं, एनर्जी लगती है, तो एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन मान लो कोई बॉडी का, जैसे ऐसे समझिए वाटर जो है लिक्विड है ना, वो अगर उसका टेम्परेचर और कम हुआ तो वो आइस में बदला, तो क्या हुआ, उसने एनर्जी रिलीज कर दी, तो एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। अच्छा, तो एक कंसेप्ट है कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए सिस्टम, कि जो हीट रिक्वायर्ड है ना, कितनी हमें एनर्जी चाहिए एक सिस्टम की फेज को चेंज करने के लिए। कहते हैं कि वो है ना, मास ऑफ द सिस्टम, कि किसी सिस्टम के द्रव्यमान मास के समानुपाती होता है, मतलब हीट Q समानुपाती m, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू स्मॉल m एंड L। L क्या है, इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। आया समझ में? मैं ये गोल गोल क्यों घुमा रहा था? तो दोबारा देख लेते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए सिस्टम, मतलब जो हीट या उष्मा है, कितनी चाहिए कि सिस्टम की हम अवस्था चेंज करते हैं, फेज चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, वट है ना। वो होती है उस पूरे सिस्टम के मास के समानुपाती होती है। और ये जो समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ओके। L is the latent heat which is defined as the amount of heat required to change the phase of the unit mass। तो L का अगर फॉर्मूला ऐसे लिखोगे तो क्या हो गया, Q by M। क्या जो नीचे वाली चीज़, इसको मैं बोल सकता हूँ यूनिट मास पर मास है ना, ये नीचे आ गई चीज़, इसलिए ऊपर क्या है, कि मुझे कितनी हीट चाहिए पर यूनिट मास की सिस्टम की अवस्था चेंज हो जाए, फेज चेंज हो जाए। ठीक है ना। तो ये क्या है, ऊपर वाली हीट चेंज, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ द यूनिट मास। ठीक है। अब मान लो आइस के केस में कुछ स्टैंडर्ड, आई मीन आइस के मामले में कुछ स्टैंडर्ड, आइस एंड वाटर के मामले में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन ऑफ आइस, fusion of ice, 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 fusion
इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम। और वाटर के केस में क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि पानी को वेपर में बदलने के लिए जो लेटेंट हीट होती है वो 536 कैलोरी पर ग्राम चाहिए होती है, तभी जाके वो बदलेगी अवस्था, पानी किस में बदलेगा, गैस में। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ना, मान लीजिए मेरे पास सॉलिड है, वो डायरेक्टली गैस में बदल जाए। एक्चुअली ऐसा होता है, कपूर वगैरह को आपको जलाते हो तो सीधा गैस में बदलता है कि नहीं बदलता, तो हमने ये घरों में देख रखा है। तो सॉलिड से गैसीय अवस्था में जो बदलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। समटाइम्स solid gets converted directly into gaseous phase. A substance can sometimes change directly from solid to gaseous phase. This process is termed as sublimation. और corresponding जो latent heat होती है ना, उसको हम बोलते हैं latent heat of sublimation, LS. ओके, और ये रिवर्स प्रोसेस कैन ऑल्सो ऑकर, लाइक गैस से सीधा सॉलिड भी बन जाता है कभी कभार, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अच्छा, ये क्या चीज है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अच्छा, थर्मल इक्वेशन जो है वो देख लेते हैं पहले। थर्मल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम से तो क्या समझ में आ रहा है कि कोई साम्य अवस्था हो रही है ना। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, ये परस्पर कांटेक्ट में है, दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, लेकिन ऐसे कोई भी नो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उसको बोला जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ना तो हीट जो है ए से बी में जा रही है या बी से ए में जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, एक और चीज इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम सी है, ओके, और यहाँ पे एक हमने एडियाबेटिक सेल बना रखी है, बी और सी के बीच में, ताकि बी और सी के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सी का जो साम्य अवस्था है वो बी के साथ है, एंड सी का साम्य अवस्था ए के साथ है, ठीक है ना। तो बी एंड ए का भी एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था होगा, तो ए एंड बी विल ऑल्सो बी इन ए स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो ये थ्री सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम हो गए। ओके, अब हमें ना कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं।
जो थर्मोडाइनमिक्स में यूज होती है। पहली है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एक्सटर्नल ये चीज़ें समझ में आती है, राइट। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड is the sum of the total kinetic energy of all its constituent particles and sum of all the potential energies of interaction among these particles। क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना ये चाह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल किसकी, कोई सिस्टम है उसके ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसके भी अंदर के जितने भी पार्टिकल है, ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कोई बॉडी है वो कुछ बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इंटरेक्शन अमंग द पार्टिकल्स। मान लो कोई बॉडी है, इसमें कुछ पार्टिकल है ए बी सी, तो कह रहे हैं कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस, जैसे ए बी है सी है जो भी है, इन तीनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन की वजह से हो रही है, इन सबको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो अब हम देखते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, आइडियल की गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। एक आइडियल गैस ली, और उसकी इंटरनल एनर्जी हमें निकालनी है। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है ना, वो आप लिख लीजिए। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू F अपॉन 2 nRT। देखो F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कि कितनी इसकी उस सिस्टम की इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, टीवी इक्वल टू एनआरटी वाला ही n है इधर। और r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। t क्या है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है ना, f है ना वो 3 के इक्वल होता है। तो इंटरनल जो एनर्जी होगी वो होगी 3/2 nRT। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ओके, तो ये तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये हम चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके अच्छा, so according to this law, the heat given to a system delta Q is equal to the sum of increase in its internal energy and the work done by the system against the surroundings। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो किसके इक्वल होगी, उसकी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, उसमें कितना इंक्रीज आया और
जब उसके उस बॉडी के या सिस्टम के जो पार्टिकल्स थे और वर्क जिस सिस्टम जो है वो अपने एनर्जी बढ़ाने के लिए इतना काम करता है अराउंड अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, इसको हम बोलते हैं डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो कंप्लीट डेल्टा क्यू है ना वो इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग्स। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो हीट कैसे दे रहे हैं हम, डेल्टा टी मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, विच इज इक्वल टू इंक्रीज इन डेल्टा इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम बोलते हैं यू। इंक्रीज को क्या बोला हमने कि डेल्टा यू कितना इंक्रीज हुआ। ओके, अब थर्मोडाइनमिक जो प्रोसेसेस होते हैं ना उनके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेसेस? ओके, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन्वॉल्विंग लाइक थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स लाइक पी, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब सिस्टम में ये सब चीज़ें हो रही है, व्हेन ए सिस्टम अंडरगो ए thermodynamic change, then work done either by system on surrounding, या तो सिस्टम से सराउंडिंग के अगेंस्ट काम होता है या फिर सराउंडिंग जो काम करता है सिस्टम पर वो उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सटर्नल वर्क बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वर्क जो है, ओके एक बार डेफिनेशन और बता देता हूँ कि व्हेन सिस्टम अंडरगो ए थर्मोडाइनमिक चेंज, मान लो इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वर्क डन है ना, या तो सिस्टम सराउंडिंग के अगेंस्ट करता है या सराउंडिंग सिस्टम के अगेंस्ट करता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल वर्क। तो इसको हम लेते हैं कि जैसे मान लो V1 से V2 मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं P प्रेशर इंटू dV। तो ये किसके इक्वल होगा, ये एरिया अंडर पीवी ग्राफ उसके इक्वल होगा। जैसे मान लो ये इधर V है तो इनके बीच में जो एरिया हो रहा है वही एक्सटर्नल वर्क होता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, हमें कहीं काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू फ्रॉम V1 टू V2 प्रेशर टू dV, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में पहला प्रोसेस, उसका नाम क्या है भाई, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब होता है इक्वल, थर्मल का क्या है टेम्परेचर। तो क्या बोल रहा है कि इट इज दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी इज जीरो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, सेम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ हीट है ना सराउंडिंग के साथ अलाउड है। चेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग allowed so that temperature remains constant। तो P और V का ग्राफ कैसे, ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे मान लो इधर मैंने P ले लिया, इस साइड चढ़ लिया V, तो ऐसे बनेगा, T मान लो ऊपर वाला है, T2 मान लो ये है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ये PV ग्राफ है जिसमें
प्रेशर और वॉल्यूम का हमने ग्राफ बनाया है, जिसमें टेम्परेचर T रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। और एक बॉयल्स का लॉ होता है, बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख दिया, थर्मल है, आइसोथर्मल है, तो P वुड बी समानुपाती टू 1 बाई V, मीन्स PV कांस्टेंट। कैसे PV देखो, ऐसे भी था nRT, राइट। N और R तो वैसे ही कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट हो गया तो P भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें जो आइसोथर्मल है ना प्रोसेस, इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, सोचिए। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा आइसोथर्मल कंडीशन में, देखो C इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ है, डेल्टा Q अपॉन M पर मास, पर यूनिट मास, डेल्टा T, ठीक है ना। तो डेल्टा T क्या है यहाँ पे, 0, आइसोथर्मल है, तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन M इंटू 0, तो क्या हुआ, 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 वुड बी इन्फिनिटी, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, इन्फिनिटी, ऑलराइट। अच्छा, तो वर्क डन जो है इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होना चाहिए, सोचिए। हमने क्या लिखा था, W फ्रॉम V1 टू V2 इंटीग्रेशन ऑफ PdV, तो इसको अगर आप हल करोगे ना तो आएगा nRT 1/V, जैसे V इक्वल टू nRT होता ना, तो P इक्वल टू V ऐसे जाएगा, तो log 1/V का log V फाइनल माइनस V इनिशियल या V2 अपॉन, अच्छा इसको V2 V1 ही कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन आप लोग को ना रहे, ओके। ओके, वही n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, R इक्वल टू गैस कांस्टेंट, T इक्वल टू टेम्परेचर, V2 इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, V1 इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, ऑलराइट। तो आपको पता है कि जो हमने एक इस तरीके की कोई इक्वेशन निकाली थी कि ये इंटरनल एनर्जी है, अब इसमें डेल्टा U क्या हो सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा T, तो डेल्टा T क्या है यहाँ पे आइसोथर्मल में, 0, तो डेल्टा U इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैसे इसमें काम करेगा, थर्मोडाइनमिक्स, इसमें क्या था, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा Q जो है हीट रिक्वायर्ड, वो वर्क डन के इक्वली हो गई, ठीक है ना। तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम in isothermal process is entirely used to do work against external surroundings, okay। अब हम पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब एक तरीके से नो एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड, हमने एक 3 सिस्टम ऑफ पढ़ा था, यहाँ पे एक सिस्टम C रखा था,
सिस्टम बी या सिस्टम ए, यहाँ पे एक पदार्थ बता दिया जो क्या बोलता है एडियाबैटिक है, तो मतलब ए से बी के बीच में कोई ऊष्मा का संचार नहीं है, तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट ऑफ सिस्टम विथ सराउंडिंग्स। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि पीवीटी चेंज होते हैं, लेकिन डेल्टा क्यू और एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम के सराउंडिंग के साथ सिस्टम और सराउंडिंग्स का कोई एक्सचेंज ऑफ हीट ही नहीं है, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू सॉरी डेल्टा, ओके इसको बाद में करता हूँ दोबारा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये इन दोनों का योग हो गया जीरो। ओके, तो इसमें ग्राफ ऐसे बनता है, देखो पी ऊपर की तरफ, वी इस तरफ, Q1 Q2 Q1 more than Q2, हीट कम कर दी तो प्रेशर बढ़ गया, हीट ज़्यादा कर दी तो एरिया एक्सपेंड कर गया इस तरफ। ओके, तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ state of state I mean state of system for an adiabatic process, थोड़ा चेंज हो जाएगी। इसमें बोलते हैं कि P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV कांस्टेंट नहीं है, PV की पावर गामा कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, आइसोथर्मल में क्या थी इन्फिनिटी, इसमें क्या होगी सी एम इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू क्या है जीरो, तो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। अच्छा, इसको भी हम वर्क डन हमें निकालना हो तो सिमिलर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी आई वी एफ ई डी वी। देखो चलो इसको डेराइव भी करते हैं, है ना, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी यू इक्वल टू क्या होगा, चूंकि डी यू इंटरनल एनर्जी और गैस वुड बी एन क्या है मोलर नंबर ऑफ मोल्स, सी वी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी। ओके, डी क्यू तो जीरो है, तो डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, या फिर डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू, इस फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू, ठीक है। कैसे रखेंगे, अच्छा एक मिनट, इसमें क्या है ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये डी टी है ना, टी वन से टी टू एंड सी वी डी टी, ठीक है ना, और माइनस चिन्ह, देखो एक तो हो गई ये वाली इक्वेशन, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं दोनों तरफ, वर्क डन इक्वल टू माइनस एन सी वी कॉन्स्टेंट था डेल्टा टी का, टी आ गया तो टी टू माइनस टी वन, ये तो हो गया फाइनल
डेरिवेशन। अब एन CV की जगह में क्या रख सकता हूँ, देखो गामा रेशियो कांस्टेंट जो भी है CP/CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट जो है कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और गामा क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हीट स्पेसिफिक रेशियो। ओके, तो W इक्वल टू माइनस माइनस की जगह T1 माइनस T2 कर देते हैं तो माइनस हट जाएगा। एन CV की जगह हम क्या रख सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और, हाँ तो इसको एक बार इसी को कंटिन्यू करते हैं, T1 माइनस T2। देखो एक तो ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन और होती है CP माइनस CV इक्वल टू R, ये बाद में हम यूज़ करेंगे, बट हम देखेंगे दोबारा, बट अभी के लिए यूज़ डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि CP माइनस CV इक्वल टू R। R की कुछ वैल्यू होती है 4 पॉइंट समथिंग, वो हम देख लेंगे क्या है। इन इक्वेशन 1 और 2 से हमें CV को अगर ज्ञात करना है तो उसका वैल्यू आप सॉल्व करके ऐसे कर सकते हो, R/1 माइनस गामा -1, ठीक है। तो W में ये वैल्यू रख देते हैं, एन CV की जगह R/गामा -1 T1 माइनस T2, ठीक है। अच्छा ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। और भी कोई प्रोसेस बचा है, हाँ एक और प्रोसेस बचा है, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, जैसे नाम से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं रह पा रहा, बट इसका मतलब होता है कि इट इज दैट थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ भी करो वॉल्यूम बढ़ने वाला घटने वाला नहीं है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये प्रोसेस है। तो P V इक्वल टू NRT है ना, NR कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, P समानुपाती T, या फिर P/T क्या है, कांस्टेंट। सेम रेशियो में घटेंगे बढ़ेंगे, कौन, P एंड T। तो उनके दोनों के डायग्राम हम निकाल लेते हैं, P इधर ले लेते हैं, T इधर, V इधर ले लेते हैं, तो कहते हैं कि ये है दोनों ही जो है स्ट्रेट लाइन में डायग्राम होता है P एंड V का। हीटिंग होगा तो वॉल्यूम का तो कुछ होगा ही नहीं ना, बढ़ेगा ही नहीं, तो जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से मान लीजिए प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, बस शॉर्टली जो है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो ये जो ग्राफ है, अच्छा इसको अलग अलग लिखें क्या, एक बार अलग अलग बना लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो मान लीजिए ग्राफ ए, पी वी, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर इस यही ग्राफ ऐसे बढ़ाऊं तो इसमें क्या है कि जब मैं प्रेशर कब डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हमें
पी एंड वी के बीच में हमने एक देखा था कि एक फॉर्मूला, जबकि वी आई एंड वी एफ आर सेम। और देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इनमें ऐसे जो इंटीग्रेशन आता है इसमें बोलते हैं कि पी एंड वी के बीच ग्राफ है ना जो बन रहा है उसी के एरिया को हम वर्क डन बोलेंगे। तो यहाँ तो कोई एरिया नहीं बन रहा, जो वॉल्यूम है इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, तो वो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, जीरो। तो क्या लिखा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, क्या सीखा था, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जितना हीट बड़ा हो गया या घटा हो गया वो डायरेक्ट जो है इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करेगी। ऑलराइट, ओके।